हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठे क्लास की हिंदी की किताब बसंत का तीसरा चैप्टर नादान दोस्त। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में कौन कौन से सवाल उठते थे। तो आइए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो बाल मन जो होता है, बच्चों का जो मन होता है, वो जिज्ञासाओं से भरा होता है। उनको लगता है कि पता करें कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो बाल मन जो होता है वो जिज्ञासाओं से भरा होता है। तो उन्होंने पहले जो अंडे थे वो कभी नहीं देखे थे और उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनके घर वालों ने भी नहीं बताया था कि जो अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उनको नहीं पता था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें से बच्चे कैसे पैदा होते हैं, फिर वो क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। तो वो जानना चाहते थे ये सब चीज़ें। तो बच्चों के मन में इस तरह के जो सवाल थे वो स्वाभाविक ही थे। तो इस तरह के जो सवाल थे वो उनके मन में अक्सर उठा करते थे। तो वो आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि अंडे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो वो अपना आप ही सवाल करते थे, फिर अपना आप ही जवाब दे लेते थे कि अंडे ऐसे होते होंगे या उनका रंग ऐसा होता होगा। आपका अगला प्रश्न है कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। तो आंसर होगा कि कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगवाई गई और जो चिथड़े थे उनसे उनके लिए गद्दी बनाई गई। चिथड़े मतलब जो फटे पुराने कपड़े होते हैं, उससे उन्होंने उसकी गद्दी बनाई। तो दाना पानी मंगवाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया उन्होंने, ताकि जो बच्चे हैं वो भूखे ना रहें। फिर आपका अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो उन्होंने ये काम जो किया, उनकी रक्षा की अंडों की, या उन्होंने नादानी की थी। वो नादान थे, वो नहीं समझते थे कि उससे क्या होगा, तो उन्होंने ऐसा करके नादानी की। तो आंसर हुआ कि केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए थी, वो चाहते थे कि अंडों की रक्षा हो, पर यह जो उनकी रक्षा करना था वो नादानी सिद्ध हुआ। तो चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। जो पक्षी होते हैं वो अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर लेते हैं। तो बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। तो उनको ये नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो जो चिड़िया है वो उन्हें छोड़ ही देगी, वो उनको नहीं सेगी, मतलब उनके जो अंडे हैं उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। तो वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में उन्होंने क्या किया, अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उन्होंने उनकी हत्या कर दी। आपका अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। तो चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी, उनको लगा कि भाई अंडे में से बच्चे निकल आए होंगे, तो जो चिड़िया है वो इतना सारा दाना पानी कहाँ से लाएगी, बच्चे तो भूख से मर जाएंगे, उन्हें धूप लगेगी, उनको बहुत कष्ट होगा। और अगर हम केशव और श्यामा की जगह होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा, कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे, हम इसका प्रयास करते, हम अंडों को छूते नहीं। तो चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे ज़मीन पर बिखेर देते, ताकि जो उनकी माँ है, चिड़िया है, वो आए, अपना जो दाना है वो उठाए और बच्चों के मुंह में डाल दे, लेकिन हम अंडों को छूने की गलती नहीं करते। आपका अगला प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल गए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो आंसर हुआ क्योंकि वही ऐसा समय होता है जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चों को देख सकते थे। तो जब माँ सोती थी तभी वही समय होता था जब वो बाहर आ सकते थे, बच्चों को देख सकते थे।
माँ उन्हें देख लेती तो अंडों को हाथ नहीं लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने नहीं बताया कि वो बाहर क्यों निकले थे। बाहर निकलने का क्या कारण था उन दोनों ने ही नहीं बताया, क्योंकि उनको लग रहा था कि माँ उनको बहुत डांटेगी। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा है, आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो हम इसका कोई भी शीर्षक दे सकते हैं, जैसे रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी, क्योंकि बच्चे नादान थे, उन्होंने नादानी की जिससे उनके अंडे जो थे वो ख़त्म हो गए थे। तो हम इसका जो दूसरा शीर्षक है वो हम दे सकते हैं बच्चों की नादानी या रक्षा में हत्या। उन्होंने रक्षा करनी चाहिए लेकिन उनकी हत्या हो गई, तो हम रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी दे सकते हैं शीर्षक। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, अनुमान करो, अपने साथियों को सुनाओ। तो यहाँ बताया गया है काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। अभी तो उन्होंने धूप से बचाने की व्यवस्था की थी, अब ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी में बाहर निकलने के लिए क्या होता, माँ से डांट सुननी पड़ती। तो इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो वो क्या करते, सर्दी और बरसात से बचाने का प्रबंध करते अंडों को। फिर है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी, इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो आंसर होगा कि चिड़ियों के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहाँ से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर चली गई होंगी, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि यहाँ तो बच्चे हैं और अब दोबारा अंडे होंगे उनके, तो क्या होगा, ये बच्चे दोबारा उनको नुकसान पहुँचा देंगे, इसलिए वो किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर चली गई होंगी। वहाँ उन्होंने घोंसला बनाया होगा, फिर समय आने पर उन्होंने अंडे दिए होंगे। आपका अगला प्रश्न है कि केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे, क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। जो बिल्ली थी उसने बच्चे दिए थे, तो एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए, तो उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत उत्सुक था जानने के लिए उनके बारे में। तो बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर क्या करती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। तो जो बिल्ली होती है अपने बच्चों को 7 घर लेके जाती है, तो उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उनको देखता था कि जो बिल्ली है वो कैसे अपने मुंह में बच्चों को दबाकर ले जा रही है। तो मैं माँ से छुपाकर क्या करता था, कटोरी में दूध रखाया करता था या करती थी, और कभी कभी अपने हिस्से की जो रोटी थी वो भी उन्हें खिला देता था। तो मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो उनको क्या दर्द नहीं होता? अगर किसी को मुंह में दबा लिया जाए तो दर्द तो होगा। तो मैं यही सोचता था कि जो बिल्ली है वो अपने बच्चों को किस तरह से मुंह में दबा लेती है, तो इनको भी दर्द होता होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। तो ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर क्या है, श्यामा है, माँ है, ये सारे क्या हैं, पुरुषवाचक हैं, पुरुष हैं, मतलब स्त्री पुरुष जो भी हैं, तो उससे क्या होगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो जो श्यामा है उसकी जगह उन्होंने लिखा अगर मैं, तो ये क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें आपको जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके नीचे रेखा खींचनी है। तो एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं?
तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने किसने, दीपू और नीलू ने। उन्होंने किसके लिए आया है, दीपू और नीलू के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा। उसने किसके लिए कहा गया है, जो आदमी आ रहा था। तो उसने क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो उसने क्या कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं, तो आप क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जहाँ भी किसी स्त्री पुरुष के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे कि मैं है, आप है, तो ये सारे क्या होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, जो ये शब्द लिखे हुए हैं इनके पहले। तो इसलिए इनको कहते हैं गुणवाचक सर्वनाम। इनकी जो विशेषता है, गुण है, वो बता रहे हैं। तो इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य प्रयोग बनाओ। तो गुणवाचक विशेषण जैसे कि हम कहते हैं ईमानदार, तो हम बना सकते हैं कि मोहन एक ईमानदार बच्चा है। फिर है नीला, आसमान नीले रंग का होता है, आसमान का रंग नीला है। मोटी, तो मोटी का हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे सीमा मोटी है। तो उस मोटी क्या है, उसकी जो विशेषता है, गुण है, वो बता रहा है। तो ये गुणवाचक सर्वनाम है। मीठा, तो जैसे जलेबी बहुत मीठी है, जलेबी बहुत मीठी होती है, या संतरा मीठा है, या आम मीठा है, हम कुछ भी बना सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने, उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। तो कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। तो जैसे घबरा कर, इसमें क्या लगा हुआ है, कर लगा हुआ है। तो कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान क्या है, कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। जैसे उठा है तो घबरा कर, उससे पहले आ गया। जो क्रिया हमने की उठे, उससे पहले क्या हुआ, ये वाला जो विशेषण है, क्रिया विशेषण होने की क्या पहचान है, ये अक्सर क्रिया से पहले आते हैं। तो ये घबराकर उठा से पहले आया है, जैसे केशव घबराकर उठा। तो अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो जैसे है झुंझलाकर, तो सोहन की बात सुनकर मोहन झुंझलाकर चला गया। तो चला गया, उससे पहले क्या आया, झुंझलाकर। उसने क्रिया की, चला गया, तो कोई काम किया उसने, चले जाने का काम किया, उससे पहले आएगा जो हमारा ये शब्द है झुंझलाकर। फिर है बनाकर, तो माँ खाना बनाकर चली गई। चली गई क्रिया विशेषण, उससे पहले आ जाएगा बनाकर। फिर है घबराकर, दुर्घटना की खबर सुनकर वह घबराकर उठा। फिर है टिकाकर, तो अर्जुन ने नज़रें टिकाकर निशाना साधा। फिर है गिड़गिड़ाकर, तो मोहन ने गिड़गिड़ाकर सोहन से माफ़ी मांगी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का अंश दिया गया है। आप इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर आपको लगाने हैं विराम चिन्ह, कहाँ पर आपका जो सेंटेंस है वो ख़त्म हो गया। तो उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। यहाँ पर हमारा वाक्य ख़त्म हो गया, तो हम विराम चिन्ह डंडा जो है वो लगा देंगे। 11 बज चुके थे, विराम आएगा। फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सन्नाटा छा गया था, तो यहाँ पर विराम आएगा। फिर पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाला, कहिए क्या दूँ, भूख लगाई ना, विराम।
फिर अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। फिर विराम लगा देंगे। मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, विराम लगा देंगे। चाहे तो महीनों पड़े रहें, भूख ना लगे। फिर विराम लगेगा। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे दे। हाँ, जरा अपनी कुप्पी मुझे दे। तो विराम लगा देंगे। देखें तो वहाँ क्या रेंग रहा है, विराम मुझे भय होता है। विराम लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल सह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।